हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ का फुल प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, जिसमें ध्येय आईएएस का ये सामान्य अध्ययन का छठा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोग हिंदी के 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं ध्येय आईएएस के ही, और उसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, जिसमें 5 जीएस के हैं और 5 हिंदी के हैं। दोस्तों मिनिमम समय में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरी मैपिंग के साथ, फुल डिटेलिंग के साथ उसको कराया गया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि मैपिंग के साथ कराया गया है और पूरा एक्सप्लेनेशन, बैकग्राउंड, सारी चीज़ें उसमें कवर कराई गई हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जो है अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है मापुतो की खाड़ी। मापुतो की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो मापुतो की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। ये है अफ्रीका का मैप, और अफ्रीका के मैप में ही ये मोजाम्बिक है और ये मेडागास्कर है। मोजाम्बिक के नीचे ये पूरे मोजाम्बिक का मैप है, और मोजाम्बिक के नीचे ही ये मापुतो की खाड़ी है। तो दोस्तों यहाँ से हम मैपिंग से इसको देख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है अफ्रीका माइनर में कौन से देश स्थित हैं? तो अफ्रीका माइनर में मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया स्थित है। ये है अफ्रीका का मैप, ये है मोरक्को, और ये है ट्यूनीशिया, ये है अल्जीरिया। तो इन तीनों को मिला करके अफ्रीका माइनर कहा जाता है। और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे एशिया माइनर। एशिया माइनर कहाँ था? तुर्की में स्थित था। तुर्की में वो किस लिए फेमस था? हमने उसमें को एक चीज देखी थी, वहां पर बोगज कोई नामक अभिलेख भी प्राप्त हुआ था वहां से। और बोगज कोई अभिलेख क्या था? वहां से हिंदू वैदिक साहित्य में, जो हिंदू वैदिक साहित्य था, उसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इन 4 देवताओं का उल्लेख एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख से भी मिलता है। ठीक है, ये चीज हम लोगों को देखना है। अफ्रीका माइनर यहाँ है और एशिया माइनर तुर्की में है, और मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया को मिलाकर के अफ्रीका माइनर बनता है। और अगर इसमें एक मागरेब क्षेत्र भी होता है, ये मागरेब लिखा है ना, मागरेब क्षेत्र भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। जब एशिया अब जब अफ्रीका माइनर में लीबिया, मारिटानिया और पश्चिमी अफ्रीका को मिला दिया जाता है, तो ये मागरेब क्षेत्र हो जाता है ये पूरा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य बताना है। हॉर्न पठार कनाडा में अवस्थित है। ठीक है, सही बात है। क्षेत्रफल में रूस के पश्चात कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश है, ये भी सही बात है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, ये कनाडा है, ये ग्रेट स्लेव झील है। ग्रेट स्लेव झील देख रहे हैं आप लोग, ये ग्रेट स्लेव झील है, और यहीं पर है हॉर्न ऑफ कनाडा दोस्तों। ठीक है, यहीं पर हमको ध्यान देना है। ठीक, कनाडा जो है रशिया के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा देश आता ही है। ठीक है, मकर रेखा पर स्थित देशों का सही समूह कौन सा है? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा। ये टोंगा वो नहीं है जो अफ्रीका महाद्वीप में टोंगा घाना है। ठीक है, ये वो टोंगा नहीं है। ये टोंगा ये है ऑस्ट्रेलिया के बगल में। ऑस्ट्रेलिया है, ये मकर रेखा जा रही है, और ये है टोंगा। ठीक है, पांचवा है निम्न में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कहा जाता है दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। और पिछले क्लास में भी पढ़े थे, दक्षिण अमेरिका में जो पक्षियों का खाद होता है, जो पक्षियों समुद्री पक्षियों का जो खाद होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको गुआनो कहते हैं, है कि नहीं? जो पक्षियों का खाद होता है। और एक चीज और पढ़े थे उसके पिछली क्लास में, ग्रान चाको क्या होता है? ग्रान चाको क्या होता है? अर्जेंटीना में जो कपास के मैदान है वो ग्रान चाको कहलाते हैं। और एक चीज पिछली क्लास में पढ़े थे, एक्टांशिया क्या होता है कि नहीं? यहीं से संबंधित है सब। एक्टांशिया क्या होता है? एक्टांशिया जो अर्जेंटीना में विशाल पशुपालक फॉर्म होते थे, वो एक्टांशिया कहलाते थे। ठीक है, ये चीज हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। और एक पढ़े थे ग्वांको क्या होता है? ग्वांको क्या होता है? जो अर्जेंटीना में पशुपालक होते थे वो ग्वांको कहलाते थे। तो देखिए एक क्वेश्चन आया, इससे कितने क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके थे, वो सारी चीजें हम आपको रिवाइज करा दिए। तो दोस्तों पढ़ाई ऐसे ही होती है, जहां आगे पढ़ते हैं, अगर पीछे का कुछ रिलेशन मिलता है तो तुरंत उसको पढ़िए, तुरंत, तभी चीजें मेमोराइज होती हैं, और कंफ्यूजन अगर होता है तो कंफ्यूजन दूर होता है। हमारे साथ पढ़ेंगे ऐसे ही पूरी चीजें आपको हम याद करा देंगे, पूरी जीएस आपके टिप्स और आपके लिप्स पर हो। ठीक है, ये चीज हो गई। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो टुंड्रा बायोम को जाना जाता है। ठीक है, सातवां है निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है? पेशावर सबसे निकटतम है। ठीक है, यहां से हम लोगों को यह ध्यान देना है, ये है दोस्तों पाकिस्तान का मैप, ये है खैबर दर्रा, और ये है पेशावर। ठीक है, यही खैबर दर्रे से सिकंदर आया और अन्य आक्रमणकारी इसी खैबर दर्रे से भारत प्रवेश करते थे। ठीक है, क्योंकि पहले भारत, अखंड भारत, ये पाकिस्तान पूरा भारत का ही क्षेत्र था ना। ठीक है, ये गांधार आंधार सब भारत, मौर्य साम्राज्य में ये सब भारत के ही क्षेत्र थे। ठीक है, तो ये अखंड भारत था, और यही खैबर दर्रे से जो है विदेशियों का आक्रमण होता था। ये पेशावर हो गया। यहाँ लाहौर देखिए दूर है। ये हो गया हैदराबाद, हैदराबाद भी एक
पाकिस्तान में है, ठीक है, कराची हो गया। यहाँ पर क्योटो क्षेत्र है, क्वेटो क्योटो प्रोटोकॉल तो जापान में स्थित है, क्योटो, ठीक है, ये क्वेटो है, क्या है, क्वेक नहीं होता, क्वेटो, ठीक, ये हो गया, ठीक है। कथन कारण वाला है, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल का ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे केवल दूरबीन से देखा जा सकता है। गलत बात है, ब्लैक होल को दूरबीन से देखा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतना गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि वो प्रकाश को भी उत्सर्जित नहीं होने देता, प्रकाश को भी परावर्तित नहीं होने देता, सब चीज को अवशोषित कर लेता है। अब हमको कोई चीज दिखती तभी है जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और उस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, तब वो चीजें हमें दिखाई देती हैं। अब ब्लैक होल से कोई चीज वापस आती ही नहीं, अब ब्लैक होल से प्रकाश वापस आता ही नहीं तो हमें ब्लैक होल नहीं दिखता। लेकिन ब्लैक होल का पता कैसे चलता है, तो ब्लैक होल के अगल बगल जो पिंड होते हैं उनकी हरकतों से हमको ब्लैक होल के बारे में पता चलता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो पहला गलत हो गया, और जैसे पहला गलत हो गया तुरंत हम लोग आंसर मार देंगे, ए गलत है और आर सही है, क्योंकि इसमें और कोई स्कोप नहीं होता है, ठीक है। अगर एग्जाम में समय कम है तुरंत मार के आगे बढ़िए, ठीक है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहला कथन गलत है क्योंकि, अच्छा गलत है तो क्योंकि लगाना ही नहीं है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश को भी नहीं निकलने देता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 9वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भूगोल में नव नियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन टेलर ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ली का नाम प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है, ये भी प्रवचन का मतलब माइग्रेशन, प्रवास होता है, ठीक, क्या हो गया, प्रवास, तो ली प्रवास वाला सिद्धांत दिया था इन्होंने, तो सत्य कथन दोनों हो जाएगा, ठीक है। 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है बताना है, ठीक है। पोर्ट डायमंड दोस्तों कनाडा में नहीं है, पोर्ट डायमंड कहाँ है, अफ्रीका में है, ठीक है, अभी देखते हैं उसको। इगारका रूस में है, सही है। याकोहामा जापान में सही है। रॉटरडम नीदरलैंड में, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, पोर्ट डायमंड गलत। ये है अफ्रीका का मैप, अफ्रीका में है, ये है पोर्ट नोलोथ, पोर्ट क्या है, नोलोथ, इसी को पोर्ट डायमंड कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये है पोर्ट नोलोथ, ठीक। रूस में ये है इगारका, मतलब यहां पर इगारका पठार है, ठीक है, इगारका बंदरगाह है, ठीक। ये जापान की राजधानी टोक्यो है और टोक्यो के नीचे आता है ये याकोहामा, ठीक, ये हो गया। और ये हो गया यूरोप का मैप, यूरोप में ये है नीदरलैंड और ये नीदरलैंड की राजधानी रॉटरडम नामक बंदरगाह भी ये बंदरगाह है, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। निम्नलिखित औद्योगिक नगरों में से कौन सा एक चीन में स्थित नहीं है, अनशन है, कैंटन है, किंकी नहीं, और वुहान से तो कोरोना आया ही था, ये तो पता ही है। किंकी नहीं है दोस्तों, किंकी कहाँ है, किंकी जापान में है, और किंकी एक औद्योगिक क्षेत्र है और किंकी का मैदान भी कहा जाता है। और किंकी का मैदान जो होता है किन किन क्षेत्रों से मिलकर के बनता है, किंकी का मैदान जैसे कोबे, क्योटो अभी बोले थे ना, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो और ओसाका, ओसाका कपास के लिए फेमस है, ठीक है, तो कोबे, क्योटो, ओसाका मिलाकर के किंकी का मैदान भी बनता है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। 12वां है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना आयन मंडल में नहीं होती, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना नहीं तो पहले ही मार के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है नहीं, ठीक है। तो ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण होता है, सही बात है। मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, मौसम संबंधी समस्त घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश जिसको अरोरा बोरियालिस कहा जाता है, ये होता है आयन मंडल में, और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश जिसे अरोरा ऑस्ट्रेलासिस कहा जाता है, ये भी होता है। तो कौन सा नहीं होता है, बी नहीं होता है, मौसम संबंधी परिघटनाएं। 13वां है, निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, सिंपसन है, ग्रैंडी, सैंडी, दोनों ये तीनों ऑस्ट्रेलिया में है। मोजावे नहीं है, मोजावे कहां पर है, मोजावे उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप, ये तनामी मरुस्थल, सिंपसन, सैंडी, ग्रैंडी भी यहीं पर है, और गिब्सन मरुस्थल, ये विक्टोरियन मरुस्थल भी हो गया, ठीक है। अमेरिका का मैप है, ये कैलिफोर्निया है, यहीं से हम लोग पूरा लोकेशन देखते हैं, ये कैलिफोर्निया है, ये है मोजावे डेजर्ट, ठीक, ये ध्यान देना, ये मोजावे है, यही सोनोरॉन डेजर्ट है, ठीक, मोजावे के नीचे सोनोरॉन डेजर्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट ये चिहुआन डेजर्ट है जहां से चांदी मिलता है खूब, ये मैक्सिको है, ठीक है, ये मैक्सिको है, ये कैलिफोर्निया है, ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। नगर नदी, वारसा नदी दोस्तों, वारसा, वा से विस्चुला नदी के किनारे है, ठीक, पहले का दूसरा हो जाएगा, तो पहले का दूसरा ए ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और काराकास गुइरे नदी के किनारे है। और कीव दोस्तों किसकी राजधानी है, यूक्रेन की। कीव कहाँ है, नीपर,
नीपर नदी के किनारे, और मैड्रिड मासे मंजानारेस में है, ठीक है। ये हो गया पोलैंड, ये हो गया पोलैंड की राजधानी वर्सा, और ये रही विस्चुला नदी, ठीक है। वासे वर्सा, वासे विस्चुला नदी के किनारे वार्सा स्थित है, ठीक। ये यूक्रेन है, ये यूक्रेन की राजधानी कीव है, और ये देखिए नीपर नदी बह रही है, डी साइलेंट है, नीपर ना पढ़ दीजिएगा, नीपर नदी बह रही है, ठीक है। और नीपर नदी देखिए काला सागर में आते गिरती है, काला सागर में डेन्यूब, नीपर, निस्टर, ये सब नदियां आके काला सागर में गिरती हैं, ठीक। और जो ये मैड्रिड है, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, और स्पेन और पुर्तगाल मिलकर के आइबेरियाई प्रायद्वीप का निर्माण करते हैं। ये मैड्रिड शहर जो है आइबेरियाई प्रायद्वीप में है, और मंजानारेस आइबेरियाई प्रायद्वीप में बहती है, ठीक है। 15वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले फैटे जीरोफाइट कहलाते हैं, सही बात है, मरुस्थल में जीरोफाइट कहलाता है। दलदली क्षेत्र में हाइग्रोमीटर, हम लोग पढ़ते हैं ना हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर क्या होता है, आर्द्रता मापता है, और दलदली क्षेत्र भी हाइग्रो होते हैं, आर्द्र होते हैं, तो इसको हाइग्रोफाइट मापते हैं, ठीक है। ये कह सकते हैं हाइग्रोफाइट नामक वनस्पतियां पाई जाती है। फाइट का फाइलम से बनता है शब्द, फाइट मतलब फाइलम, ठीक है, और फाइलम मतलब वनस्पतियां होती हैं, ठीक है। लवणीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियां हेलोफाइट, हेलो का मतलब हेलाइन होता है, हेलाइन क्षेत्र, हेलाइन मतलब लवण होता है, ठीक है। यहां से ध्यान दे लेना, तो तीनों इसके सही हो जाएंगे, ठीक। बालखश झील कहाँ अवस्थित है, तो बालखश झील कजाकिस्तान में अवस्थित है, ठीक है। ये है कजाकिस्तान, और ये है लेक बालखश, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा दोनों में कौन सी झील स्थित है, अरल सागर स्थित है, ठीक है। 17वां है, रॉयल सीमा निम्नलिखित में से किस पठार का दक्षिणी विस्तार है, तो तेलंगाना के पठार का दक्षिणी विस्तार है, ठीक। ये हो गया हमारा भारत का नक्शा, ये हो गया तेलंगाना का पठार, और इसी का दक्षिणी हिस्सा क्या कहलाता है, रॉयल सीमा का पठार कहलाता है। बगल में कर्नाटक का पठार है। ये हो गया दोस्तों बुंदेलखंड का पठार, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है। छोटा नागपुर का पठार बिहार और झारखंड में है। यहीं पर है राजमहल की पहाड़ियां, और ये शिलांग का पठार है। यहीं पर है गारो की चोटी, गारो पहाड़ी है, और इन्हीं के गैप को राजमहल गारो गैप कहा जाता है, ठीक। ये हो गया। ये दंडकारण्य का पठार है, छत्तीसगढ़ में है। ये बघेलखंड का पठार है, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। ये दक्कन का पठार हो गया, ठीक। 18वां क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। नहर और नदी, सरहिंद सतलज नदी के किनारे है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे, पहले का पहला हो गया, क्योंकि हम लोग देखते होंगे जब इतिहास पढ़े हैं तो हुमायूं का सरहिंद का युद्ध होता है, और सरहिंद के ही युद्ध से हुमायूं की हिंद में वापसी होती है 1555 में। ऐसे रिवीजन कर लीजिए, ऐसे इसको भी ध्यान दे लीजिए, याद हो जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ ही चीजें रटनी होती हैं हम लोगों को, ठीक। तो ये हो गया, और पहले का क्या होगा, ये हो गया। एडन दामोदर नदी के किनारे, डा से एडन, डाडन, दामोदर, ऐसे कर सकते हैं, एडन दामोदर नदी के किनारे। एनिकट कावेरी नदी के किनारे है, और तिलपाड़ा मयूराक्षी नदी के किनारे है, ठीक है। तो इसका 1 2 3 4 सही हो जाएगा। कथन कारण वाला है अभिकथन, भाभर प्रदेश में नदियां विलीन हो जाती हैं, सही बात है, क्योंकि इस प्रदेश की पारगम्यता अधिक होती है, ये भी सही है, और कथन कारण इसका व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। ये है दोस्तों भाभर प्रदेश। भाभर प्रदेश में बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, भाभर प्रदेश में, और वहीं पर बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, इसीलिए नदियां वहां जाके विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, इसीलिए इनको कहते हैं पारगम्यता अधिक है। और उसके बाद जब नदियां कुछ समय बाद, कुछ दूरी के बाद जाके फिर उभर आती हैं, तो ये तराई प्रदेश कहलाता है, ठीक, तराई प्रदेश हो गया। और फिर जब नदियां बाढ़ लाती हैं, नदियों के बाढ़ से जो मृदा निर्मित होती है उसे खादर मृदा कहते हैं, या खादर प्रदेश कहते हैं, ठीक है। ये सब जलोढ़ मृदाएं हैं। और बांगर प्रदेश क्या होता है, या बांगर मृदा क्या होती है, जो नदियां पुरानी जलोढ़ मृदा हो जाती है, मतलब ये बाढ़ के द्वारा पुनर्निर्माण नहीं होता है इनका, ठीक, तो वो हो जाती है बांगर मृदा, या बांगर प्रदेश, वहां की मृदा, जहां पर बांगर मृदा होगी वहां का प्रदेश बांगर प्रदेश कहलाया जाएगा, ठीक। ये चीज ध्यान देनी है। तो इसमें क्रम भी पूछ लेता है, तो क्रम कौन सा हो गया, भाभर, तराई, खादर और बांगर हो गया, ठीक है। ये क्रम पूछता है, और क्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक। 20वां है, सौर मंडल में निम्नलिखित ग्रहों में से किस एक को लघु सौर तंत्र कहा जाता है, तो बृहस्पति को कहा जाता है। इसको हम याद कर सकते हैं, बृहस्पति के बाद सबसे ज्यादा उपग्रह होते हैं, शनि के बाद, ठीक है। और बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटियां भी पाई जाती हैं, जो बृहस्पति के भी चारों ओर चक्कर लगाती हैं। तो इस तरीके से हम लघु सौर मंडल किसको कहा जाता है, बृहस्पति को, ठीक है। 21वां है, निम्नलिखित टिमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सियाचिन नुब्रा नदी के किनारे बहुत बार मैपिंग के साथ ही बता चुके हैं, सही है ये। जेमू तिस्ता ये भी मैपिंग के साथ बता चुके हैं, सिक्किम में है, ठीक है। बंदरपुछ यमुना ये भी मैपिंग के साथ बता चुके हैं, सही है। मिलाम ग्लेशियर चिनाब नदी का स्रोत नहीं है। मिलाम ग्लेशियर से निकलती है गोरी गंगा, क्या गंगा कैसी है, गोरी है। और चिनाब 12 शिगरी, चिनाब नदी
12 शिगरी ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। ये हो गया जम्मू कश्मीर का मैप। यहां पर है ये सियाचिन ग्लेशियर, ये है नुब्रा नदी दोस्तों, ठीक है। नुब्रा नदी ये वहां से निकल रही, ठीक। 22वां क्वेश्चन है, भारत में स्थित निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक पश्चिमी तट पर स्थित है। ये भी पिछले क्लास में मतलब संबंधित आ गया। जंजीरा पश्चिमी तट पर, जंजीरा, सिंधुदुर्ग, ये सब कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और तूतीकोरिन, एन्नौर, ये दोनों कहाँ है, तमिलनाडु में है। हल्दिया कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। तो जंजीरा सही हो जाएगा। 23वां है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा सबसे दक्षिण में स्थित है। तो श्योक नदी नुब्रा नदी के बगल में है। जास्कर नदी, जास्कर नुब्रा के नीचे है। स्पीति भी उसके नीचे है। और सतलज नदी सबसे दक्षिण में है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, यहां पर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। ये रही नुब्रा नदी, ये रही श्योक नदी, और यहीं पर ऐसे सिंधु नदी बहती है, और फिर यहां से ऐसे स्पीति नदी, जास्कर नदी बहती है ये, फिर यहां पर स्पीति नदी बहती है, और फिर यहां पर नीचे आके सतलज नदी बहती है, ठीक। 24वां, किंगरी विंगरी दर्रा अवस्थित है, उत्तराखंड में अवस्थित है, ठीक है। 25वां देखते हैं, देश के 1/3 क्षेत्र में वन तथा वृक्षावरण होने की अनिवार्यता किस वन नीति में की गई थी। तो 33% की गई थी। तो 1/3 इस 8 को संबोधित कर रहा है, 1/3 इस 8 को संबोधित कर रहा है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988, ठीक है। रीजनिंग लग गई यहाँ, है कि नहीं, मतलब खुफिया एजेंसी वाली रीजनिंग लग गई, ठीक है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988। और 2021 में जो वन सर्वेक्षण हुआ था उसमें क्या कहा गया था, भारत में जो वन है 71% वन है ये, और वृक्षावरण कितने हैं, 2.91%, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 24.62% टोटल भारत में वन और वृक्षावरण का क्षेत्रफल आता है, ठीक है। और ये 2171 क्या होता है, 2171 जोड़ेंगे 92, और पॉलिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं 2171 92 संवैधानिक संशोधन हुआ है। 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, का से कोंकणी है, का से कन्नड़ मत कर दीजिएगा वहां, ठीक है। एग्जामिनर खेल कर सकता है वहां। 2171 हो गया, और 3 भाषाएं जोड़ दी गई 71 में। और 92वां संविधान संशोधन, अब 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। इसको आप बीडीएमएस से भी याद कर सकते हैं। बीडीएमएस मेडिकल का यूज होता है, या बॉडमास से भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक। ये चीज हो गई। 26वां देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जलोढ़ मृदा एक क्षेत्रीय मृदा नहीं भाई, पूरे भारत देश में कहीं कहीं पाई जाती है, क्षेत्रीय मृदा नहीं है। काली मृदा एक अनुपजाऊ मृदा है, गलत बात है। गुजरात में मूंगफली, कपास ये सब होते हैं, कहाँ अनुपजाऊ है, उपजाऊ मृदा है, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा। जिसके जल धारण करने की क्षमता कम होती है, नहीं, कम नहीं होती, अधिक होती। तो क्या पूछा है, कौन सा सही है, तो दोनों नहीं सही है। तो डी, ना तो एक ना तो ये सही है, ठीक। 27वां, निम्नलिखित कथनों में से सत्य बताना है। RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 15 अगस्त 1983 को शुरू होती है। सही स्टेटमेंट है, क्योंकि 15 अगस्त 1983 और 1983 में भारत वर्ल्ड कप भी जीतता है। सही स्टेटमेंट है ये। इसमें केंद्र सरकार की 100% हिस्सेदारी थी, ये भी सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे। और दोस्तों, एक आप लोगों ने सुना होगा केंद्रीय क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना, दोनों में कंफ्यूज होते होंगे। अब जैसे ये केंद्र सरकार द्वारा 100% हिस्सेदारी है, तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी, ठीक है। जहां पर केंद्र सरकार कोई योजना चलाती है और उसमें केंद्र सरकार की पूरी हिस्सेदारी है, केंद्र सरकार पूरी फंडिंग करती है, तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है। और केंद्र प्रायोजित योजनाएं वो होती हैं जब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के उसमें फंडिंग करते हैं। 50-50% हो गया, या 70-30 हो गया, 80-20 हो गया, 90-10 हो गया, तो वो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं, ठीक है। ये ध्यान देना है। 28वां है, आशा के बारे में बताना है। एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है इसका फुल फॉर्म। आशा एक प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य सहायिका है जो समुदाय तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक सहायिका के रूप में कार्य करती है। सही स्टेटमेंट है। आशा उसी गांव की कोई महिला होती है, ये भी सही स्टेटमेंट है। असत्य बताना है, तो दोनों सत्य है, मतलब ना तो एक ना तो दो हो जाएगा, ठीक है। 29वां आ जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नई पेंशन योजना वित्त मंत्रालय के अधीन चल रही एक केंद्र सरकार समर्थित पेंशन स्कीम है। सही बात है, 2004 में आई थी। सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है। 18 से 65 वर्ष की का कोई भी भारतीय नागरिक निवासी अनिवासी एनआरआई एनपीएस का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। और असत्य पूछा है, तो ना तो एक असत्य है ना तो दो असत्य है, ठीक है। और 2004 में इसको लाया गया था, और एनपीएस में एनआरआई भी शामिल होता है, लेकिन जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होता है ये शामिल नहीं होता है। जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स होते हैं ये भी सही शामिल नहीं होते हैं, और जो हिंदू संयुक्त परिवार के सदस्य होते हैं ये भी शामिल नहीं होते। तो ये 3 चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कथन कारण वाला है,
भूमि विकास बैंक ग्रामीण साख दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, क्योंकि दीर्घकालीन साख का ढांचा सभी राज्यों में एक समान है। ये थोड़ा सा नहीं मैच कर रहा, सभी राज्यों में एक समान कैसे होगा, ठीक है। भूमि तो राज्य सूची का विषय है, हर राज्य अपने अपने अनुसार कानून बनाता है, ठीक। तो इसको यहां से रिलेट कर सकते हैं। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, ए सही है और आर गलत हो जाएगा। 31वां है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की संशा पर शुरू की गई थी? आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नचिकेत मोर समिति की अनुशंसा पर पेमेंट बैंक, भुगतान बैंक शुरू किया गया था, ठीक है, पेमेंट बैंक हो गया, ठीक, ये ध्यान देना है। और रंगराजन समिति दोस्तों 2011-12 में आई थी। रंगराजन समिति ने क्या बोला था? विनिवेश को बढ़ावा देने की बात की गई थी, ठीक है। विनिवेश कैसे बढ़ाया जाए इस संबंध में रंगराजन समिति ने अनुशंसा की थी, ठीक। 32वां है, कथन कारण वाला है, विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है, क्योंकि भारत में कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतंत्र का मतलब जनता का अधिकार, जनता की स्वतंत्रता, तो जनता कोई भी कार्य कर सकती है, पब्लिक कोई भी कार्य कर सकती है। और समाजवाद का मतलब राज्य का नियंत्रण, राज्य का अधिकार, है कि नहीं? तो दोनों है, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था है, व्यक्ति भी राज्य भी, ठीक है। तो भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है, सही है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये भी सही हो गया। कथन कारण सही है और व्याख्या भी कर रहा है कि नहीं। 33वां है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जारी किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी भी नहीं कह सकते, एनएसओ कह सकते, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाएगा तो एनएसओ ही मारिएगा, ठीक है, ये हो गया। अब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे 8 कोर उद्योगों के संबंध में, है कि नहीं। 8 कोर उद्योगों में कौन सा शामिल नहीं है? तो उसमें रसायन था, रसायन शामिल नहीं था। अब 8 कोर उद्योगों की प्रगति के बारे में ये आईआईपी जारी किया जा सकता है। अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है 8 कोर उद्योग कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। हमारे साथ पढ़ेंगे, ऐसे ही पिछली टेस्ट सीरीज का भी रिवीजन कराते चलेंगे, जहां से टॉपिक रिलेट हो तुरंत रिलेट करिए। टेस्ट सीरीज नहीं, चैप्टर का भी कोई आप पढ़ रहे हो तो तुरंत रिलेट करिए। हम अपने सेशन में हर समय यही बताते हैं, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन एमसीक्यूज वन लाइनर मस्ट है सिलेक्शन लेने के लिए। हमारे रेलवे, हमारे एसएससी में सिलेक्शन हुआ, यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया, इसमें ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की थी, इसीलिए हम आप लोगों को ये सारी बातें बता रहे हैं, ठीक है। तो 8 चीजें कौन कौन सी थी इसमें ध्यान दीजिएगा, कोयला, कच्चा तेल, पेट्रोलियम मतलब रिफाइनरी, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, विद्युत, उर्वरक, इस्पात, ठीक है। ये 8 चीजें थी जो कोर उद्योग, इनको 8 उद्योगों को कोर उद्योग कहा जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो भारांश किसका है? पेट्रोलियम का है, रिफाइनरी का है, और सबसे कम किसका है? उर्वरक का है, ठीक है। और इन सभी का 8 का अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है? 40.27% योगदान है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। 34वां है, निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी माना जाता है? तो FII को माना जाता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को माना जाता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये विदेशों में पैसा लगाते हैं अपना, ठीक है। और FDI क्या होता है? जो कंपनियों में पैसा लगाया जाता है वो FDI कहलाता है, ठीक है, विदेशी संस्थाओं में, विदेशी कंपनियों में लगाया जाता है। और दोस्तों एक GDR और एक ADR आ रहा है। ADR मतलब अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट और GDR का मतलब ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट। ADR क्या होता है? जब अमेरिकी नागरिक गैर अमेरिकी संस्थाओं में अपना पैसा निवेश करते हैं और उनसे जो उनको प्रतिफल प्राप्त होता है वो अमेरिकी डॉलर में प्राप्त होता है, तो उसको क्या कहते हैं? अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, ठीक है। और ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट होता है जब अमेरिका को छोड़ करके जब कोई भी व्यक्ति लंदन के बैंक में या कहीं और जो है विदेशी संस्थाओं में, विदेशी कंपनियों में जब जो है पैसा लगाता है और उसको निवेश के रूप में, उसको जो है प्रतिफल के रूप में जो प्राप्त होता है वो कहलाता है GDR। तो अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट अमेरिका के लोगों से संबंधित है और GDR अमेरिका को छोड़ करके अन्य लोगों से संबंधित है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। 35वां है, भारत में आर्थिक नियोजन के प्रणेता किसे माना जाता है? M विश्वेश्वर अय्या को। ए प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, ठीक है। और ये जो PC महालनोबिस है, PC महालनोबिस मॉडल के आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना लाई गई थी और पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर लाई गई थी, ठीक है। 36वां है, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस योजना का प्रारंभ सितंबर 2019 में हुआ था, सही है। ये छोटे एवं सीमांत किसानों की वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा योजना भी है, ये भी सही स्टेटमेंट है। इसमें 18 से 40 आयु वर्ग के किसान सम्मिलित हैं, ये भी सही है, तो सभी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, ठीक। 37वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का राजकोषीय उपाय नहीं है?
तो दोस्तों मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए दो उपाय होते हैं, एक राजकोषीय उपाय, एक मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय आरबीआई के द्वारा लाई जाती है, मौद्रिक नीति समिति के माध्यम से लाई जाती है। इसमें क्या होता है, आरआर, ट्रिपल आर, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये सारी चीजें को घटाना बढ़ाना, सीआरआर, ये सब चीजें मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और राजकोषीय उपाय के अंतर्गत क्या आता है, जैसे बजट लागू करती है या करों करों का आरोपण करती है सरकार, जब सरकार के द्वारा जो काम किया जाता है वो राजकोषीय उपाय आता है। तो अब पूछ रहा है कौन सा राजकोषीय उपाय नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली पूछ रहा है मौद्रिक उपाय कौन सा है, ठीक है। संतुलित बजट बनाना, बजट कौन बनाती है, मतलब सरकार बनाती है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। प्रगतिशील करारोपण, कर कौन लगाती है, सरकार लगाती है, ये भी नहीं होगा। कठोर साख नीति अपनाना, उत्पादन में वृद्धि करना कौन करता है, उत्पादन में राज्य करती है, सरकार करती है, ये भी नहीं होगा। कठोर साख नीति अपनाना, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही राजकोषीय उपाय नहीं है, ठीक है। अब कठोर साख नियंत्रण क्या होता है, जैसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने आरआर बढ़ा देती है, ट्रिपल आर बढ़ा देती है, बैंक रेट बढ़ा देती है, तो ये सारी चीजें हो गई कठोर मौद्रिक नीति, ठीक है। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से किस एक का संबंध आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर अमृत धरोहर योजना हो जाएगा। धरोहर से अमूमन लोग मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, कहीं विरासत स्थलों के संरक्षण से संबंधित तो नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा धरोहर योजना, अमृत धरोहर, यही देखिए कुछ चीजें कंफ्यूजिंग होती है जो आपको अटेंटिव होकर सुनना होता है, वहां पर आपको पांचों इंद्रियां एकाग्र कर लेनी होती है। तो अमृत धरोहर योजना आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। और ये जो प्रणाम योजना 2023-24 के बजट में आया था, प्रणाम योजना क्या था, ये कृषि में खेती में जो है खादों का, जैविक खादों का प्रयोग अधिक करना और रसायनों के प्रयोग को कम करने की बात की गई थी, ठीक है। और जो पीएम डिवाइन योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको नाम से याद हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट में लागू की गई योजना है, पीएम डिवाइन योजना, ठीक। ये हो गया। 39वां है, समुद्री मछली उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रथम स्थान पर है, तो गुजरात प्रथम स्थान पर है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है, दोस्तों। संस्थागत स्रोत होता है और गैर संस्थागत स्रोत होता है। जैसे हम लोग अपने गांव वगैरह में देखते होंगे, जो किसान लोग होते हैं उधार पैसा लेते हैं, किससे लेते हैं, या तो बैंक से लेते हैं, या तो किसी महाजन से ले लेते हैं, साहूकार से ले लेते हैं, या किसी और से ले लेते हैं, है कि नहीं। तो दो स्रोत हो गए, जो बैंक से लेंगे वो संस्थागत स्रोत हो गया, और जो बैंक के अलावा महाजन, साहूकार, अन्य लोगों से लेते हैं, जमींदारों से, वो गैर संस्थागत स्रोत हो गया, ठीक है। तो महाजन और साहूकार गैर संस्थागत स्रोत हैं, ठीक है, लेकिन पूछा नहीं तो ये नहीं होगा। अड़तिये भी गैर संस्थागत स्रोत हैं, तो ये भी नहीं होगा। व्यापारी भी गैर संस्थागत स्रोत हैं, ये भी नहीं होगा। सहकारी समितियां संस्थागत स्रोत हैं, और ये पूछा गैर संस्थागत स्रोत नहीं है, तो यही गैर संस्थागत स्रोत नहीं है, क्योंकि ये सरकारी होती है, ठीक। 41वां, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है नरसिम्हन समिति, दोस्तों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना। और रंगराजन अभी ऊपर आया था नचिकेता समिति, नचिकेता समिति किससे थी, पेमेंट बैंक से संबंधित थी। और आरवी गुप्ता समिति किससे थी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित थी। और ये रंगराजन समिति अभी बताए थे 2011-12 में आया था, विनिवेश से संबंधित थी, ठीक है। और एक चीज अब आपको और बताते हैं, जैसे अब अगर दोबारा आ गया तो एक पॉइंट और बताते हैं, तिबारा आएगा तो एक पॉइंट और एक्स्ट्रा बताएंगे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, तो एक एक पॉइंट बढ़ाते चले चलेंगे। तो रंगराजन समिति आई थी 2011-12 में, इसका एक कार्य और था गरीबी से संबंधित अपनी रिपोर्ट जारी करना। तो इसने बताया भैया गांव में 32 रुपया कमाने वाले प्रतिदिन और शहर में 47 रुपया प्रतिदिन कमाने वाले गरीब नहीं होंगे, मतलब इससे कम कमाएंगे तो गरीब हो जाएंगे, ठीक है। गांव में इसका 972 रुपया हो जाएगा महीने का, और इसका 1407 रुपया हो जाएगा महीने का, ठीक है। इतने से कम कमाएंगे तो गरीब हो जाएंगे। और इसने बताया कि पूरे भारत में कितनी गरीबी है, 29.5% गरीबी पूरे भारत में है, ठीक है। कथन कारण वाला है, लॉर्ड एलनबरो के काल में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, सही स्टेटमेंट है, क्योंकि यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था, ये भी सही है, और ए स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। हम लोग लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल देखते हैं, 1842 से 44 में आता है। लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में सिंध पर आक्रमण किया जाता है और उसको ब्रिटिश साम्राज्य में पूरी तरीके से मिला लिया जाता है। और ये जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है, ये ऑकलैंड के शासनकाल में होता है, और ऑकलैंड के शासनकाल 1839 से 1842 तक होता है, ठीक है, मतलब भारत का ये वायसराय होता है, ठीक है। और ये जो एलनबरो है, एलनबरो के ही शासनकाल में दास प्रथा का समापन किया गया था, ठीक। धर्म तृतीय रत्न इशारा और शिवाजी की जीवनी पहले भी मिल चुका है, पिछले सेट में ज्योतिबा फुले के द्वारा है, ठीक।
44वां क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। इसने ब्लू नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी भी अपनाई थी। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की थी। ठीक है, अरब सागर में। ठीक है, और नीनो डी कुन्हा ने दोस्तों गोवा को राजधानी बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। गोवा को राजधानी बनाई थी और अल्बुकर्क ने ही गोवा को सर्वप्रथम जीता था। कब? 1510 में। ठीक है, बीजापुर के शासकों से। ठीक, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई? किस युद्ध के पश्चात? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हो गई थी। दोस्तों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 में। ठीक है, इसी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि होती है? मद्रास की संधि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हैदर अली भाग लेता है। इसमें मद्रास की संधि से युद्ध समाप्त होता है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच में। इसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों शामिल होते हैं। बीच युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, उसका टीपू सुल्तान इसका नेतृत्व करता है। इसमें मंगलौर की संधि होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। पहले में मद्रास, दूसरे में मंगलौर। और तृतीय होता है 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। 1792 में ही टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और श्रीरंगपट्टनम के ही संधि में टीपू सुल्तान को बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं, बहुत सारे पैसे देने होते हैं, बहुत सारे राज्य के हिस्से दिए जाने होते हैं, और इनके दोनों लड़कों को भी अंग्रेजों के कब्जे में रख लिया जाता है। दोस्तों, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि से टीपू सुल्तान एकदम लगभग कंगाल हो चुके थे, मानते हैं ऐसा। तो इस तरीके से आपको पूरी चीजें कवर करके पढ़नी होती हैं। ठीक, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पाइका विद्रोह बख्शी जगबंधु है। रामोसी चित्तूर विद्रोह, ये भी है। चित्तूर सिंह, ये भी सही है। अहोम चक्र बिसोई नहीं है दोस्तों। अहोम, अहोम, होम गोम, होम गोम हो गया, होम गोम हो गया। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, और गलत पूछा है तो ये इसका सही हो जाएगा। और चक्र बिसोई खोंड विद्रोह संबंधित है। चक्र बिसोई किससे हैं? खोंड विद्रोह से हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। और खासी विद्रोह से तीरथ सिंह संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका अहोम विद्रोह चक्र बिसोई, ये मिलान गलत हो जाएगा। ठीक है, 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी? 1924 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी पत्रिका भी चलाई थी, और वो पत्रिका मराठी भाषा में थी। और पिछले क्लास में भी पढ़ चुके थे, एक क्वेश्चन आया था मूक नायक पत्रिका। मूक नायक पत्रिका भी इन्होंने चलाई थी, और माँ से मूक, माँ से मराठी, ये भी था दोस्तों, मराठी भाषा में। ठीक है, ये हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और मिला था पिछले सेशंस में कि नहीं, उसमें स्टेटमेंट में लिखा था एरिडल्स इन हिंदुइज्म, तो ये भी अंबेडकर के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, ये चीजें ध्यान देनी है। 48वां जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना असहयोग आंदोलन के पश्चात घटी? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, ये तो पश्चात नहीं घटी, पहले, क्योंकि 1 अगस्त 1922 को ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, और इसी 1 अगस्त के दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में असहयोग आंदोलन की वापसी से उत्पन्न असंतुष्टि के कारण स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा शुरू की गई थी। और कामागाटो मारू प्रकरण 1914 में हुआ था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी हो जाएगा। ठीक, 49वां है, यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। उक्त कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है। और इन्होंने कहा था कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए विवेकानंद को पढ़ो, क्योंकि विवेकानंद का 1893 का जो शिकागो सम्मेलन था, विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिया था। पूरे विश्व में भारतीय तारीफ हुई थी। विश्व में अंग्रेजों की वहां पर निंदा की गई कि जिस राज्य में, जिस देश में, जिस प्रांत में, जिस जगह पर ऐसे महारथी पड़े हैं, ऐसे जो है धर्म विद्वत पड़े हैं, धर्म विद्वान पड़े हैं, ऐसे महापुरुष पड़े हैं, उस जगह पर धर्म प्रचारक भेजना मूर्खता का कार्य है। इंग्लैंड की वहां किरकिरी हुई थी ब्रिटेन की। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से सभी नदियां जाकर के महासागर में मिलती हैं, इसी प्रकार भारत धार्मिक विविधताओं वाला देश है। सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है। ठीक है, सभी धर्म मिलकर के एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। और जो भी आजकल दंगे होते हैं वो सब राजनीति से प्रेरित होते हैं। इन सब को भारतीय संस्कृति का भान नहीं है। इन सब को रविंद्रनाथ टैगोर के इस कथन को समझना चाहिए, और उनको विवेकानंद के बारे में भी अध्ययन करना चाहिए। जहां भी सामाजिक सौहार्द हल्का सा भी बिगड़ता नजर आता है, वहां पर राजनीति प्रेरित होती है, और वहां पर हम लोगों को वहां से तुरंत हट जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, हेथाय आर्य हेथाय अनार्य
हेथाय द्राविड़ चीन, शक हूण दल पाठन मोगल, एको दोलो लीन। आर्य भी आए, अनार्य भी आए, शक आए, हूण आए, पठान आए, मुगल आए, लेकिन सभी भारतीय संस्कृत में मिल गए, सभी भारतीय संस्कृत को अपना लिए, इंडो इस्लामिक कल्चर बना लिए, गंगा जमुनी तहजीब बना ली। ठीक है दोस्तों, तो ये भारतीय संस्कृति की पुरातन विशेषताओं में से एक है, सहिष्णुता है, आत्मसात करने की विशेषता है। ठीक, ये सब चीजें हम लोगों को ध्यान देना। जहां भी कोई भी ऐसी घटना घटे जो हमको आपको लड़ाने की कोशिश कर रही हो, समझ लीजिए वहां राजनीति प्रेरित है, हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, हमको लड़ाया जा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों से दूर ही रहना है। ठीक, 50वां क्वेश्चन आ जाता है, ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा इनाम कमीशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इनाम कमीशन की स्थापना का उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करो और उनको छीनो। लाल डलहौजी के शासनकाल में आया था। ठीक है, और शिक्षा में सुधार, जैसे 1854 में वुड्स डिस्पैच जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, फिर 1882 में हंटर आयोग आया था, फिर उसके बाद वर्धा समिति, फिर हार्टोंग समिति, फिर ऐसे सार्जेंट कमीशन भी आए थे। ठीक है, तो शिक्षा से सुधार से संबंधित ये सारी थी। अकाल के कारणों का पता लगाने के लिए हम लोग देखते हैं लॉर्ड लिटन के शासनकाल में अकाल आता है। 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची नामक आयोग का गठन किया जाता है। देशी रियासतों से संबंधित कथन हम लोग बताए थे, देशी रियासतों से संबंध के बारे में, जैसे बटलर कमीशन आया था, नरेंद्र मंडल का गठन किया गया था, बटलर 1927 में और नरेंद्र मंडल का गठन 1919 के अधिनियम के माध्यम से। ये सारी चीजें आपको हम बता चुके हैं अपने पॉलिटी के रेगुलेटिंग एक्ट में। दोस्तों मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, देखना, एक एक क्लास हमारी मस्ट होती है देखना। ठीक है दोस्तों, पूरी चीजें कवर करा देते हैं। अब देखिए 51 है, सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर किस वर्ष चुने गए? तो किस वर्ष चुने गए? 1923 में। उन्होंने 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास की थी, 20 साल की उम्र में। ठीक, 52वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, अलाउद्दीन के विजयों का सही क्रम बताना है। तो सही क्रम बताना है, सबसे पहले इसने गुजरात जीता था, गुजरात को अकबर ने भी जीता था और गुजरात को इसने भी जीता। उसके बाद रणथंबोर को जीता था 1301 में, फिर चित्तौड़ को जीता था 1303 में। चा से चित्तौड़, चा से ता से चित्तौड़ आ रहा है तो ता से 3 भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मालवा को जीता, तो 3-1-3-4 हो जाएगा, यहाँ 3-4-2-1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी को पिछले सेशंस में भी पढ़ चुके हैं कि किस दिल्ली सल्तनत के शासक को साम्राज्यवादी शासक माना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को, गुजरात को, चित्तौड़ को, रणथंबोर को जीता और दक्षिण भारत में भी होयसल को जीता, देवगिरी के शासकों को जीता, वारंगल को जीता, मदुरै तक जो है पांड्य तक इसने आक्रमण कर डाले थे दोस्तों। इसीलिए इसको अलाउद्दीन खिलजी को साम्राज्यवादी शासक माना जाता है। 53वां है, निम्नलिखित में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई? बहुत इंपॉर्टेंट, अमूमन लोग इसको गलत मार देंगे जैनुलाब्दीन, क्योंकि इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। सिकंदर ने, सिकंदर चूंकि कट्टर शासक था। अब समझिए यहाँ कहानी क्या है, सिकंदर कट्टर शासक था, तो कट्टर शासक था तो सती प्रथा पर रोक क्यों लगाई? कोई धार्मिक सुधार करने की वजह से नहीं लगाई, इसने धार्मिक कट्टरता प्रदर्शित करने के लिए लगाई कि तुम्हारा ये धार्मिक व्यवहार है, तुम धार्मिक व्यवहार नहीं करोगे, इसलिए सती प्रथा पर बैन लगा दिया। ठीक है, और जैनुलाब्दीन ने इस सती प्रथा को फिर से चालू करवा दिया था, क्योंकि ये उदार शासक था। इसने सोचा कि अगर हिंदुओं की ये प्रथा है, उनकी मान्यता है, तो चलने दो इसको। तो अमूमन लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे जिनको नहीं पता होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। 54वां है, औरंगजेब द्वारा अपनी बेगम रबिया उद्दौरानी की स्मृति में निर्मित बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, इसको द्वितीय ताजमहल कहा जाता है और ताजमहल के नाम पे धब्बा भी कहा जाता है। ठीक, 55वां देखते हैं, कथन कारण वाला है, अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण भाब्रू वैरट से प्राप्त होता लघु शिलालेख है। सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा, ये गलत स्टेटमेंट है। स्वयं को बुद्ध शाक्य उसने मास्की नामक अभिलेख में किया था। ठीक है, और बुद्ध और अशोक के नाम की जानकारी हमको कहां से मिलती है? मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उद्गोलन से मिलती है हमको। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान देना, 4 अभिलेखों से अशोक के नाम की पुष्टि होती है, मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उद्गोलन। ठीक, 56वां है, चोल काल में पेरुंदनम शेरुंदनम क्या थे? तो पेरुंदनम शेरुंदनम चोल काल के उच्च अधिकारी और निम्न श्रेणी के अधिकारी थे। पेरुंदनम उच्च अधिकारी थे और शेरुंदनम निम्न अधिकारी थे। और ब्राह्मण बस्तियों की सभा दोस्तों क्या कहलाती थी? अग्रहार कहलाती थी। और व्यापारियों की सभा दोस्तों, व्यापारी चूंकि क्या होंगे? नगर में होंगे, तो नगरम कहलाती थी। और सर्व जन साधारण की सभा दोस्तों विचारों की उर कहलाती थी, ग्राम कहलाती थी। ठीक है, ये ध्यान देना है। 57वां है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण है, सही है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, सही है।
वैशेषिक के कणाद हैं, सही है। इन्हीं कणाद को जो ही भारतीय भौतिक विज्ञान का जनक भी माना जाता है। और न्याय मीमांसा के कपिल नहीं है, न्याय मीमांसा के कौन है दोस्तों? गौतम है। और कपिल किसके हैं? सांख्य हैं। और इसी सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल हैं। और इसी सांख्य दर्शक के आगे चल के एक गुरु आते हैं, अलार कलाम। आपने नाम सुना होगा, गौतम बुद्ध इन्हीं के शिष्य थे, है कि नहीं? तो जो गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो भारतीय दर्शन से भी प्रेरित हैं, उपनिषदों से प्रेरित हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं उत्तर में कितने दर्शन है भारत में? टोटल 9 दर्शन है। 6 आस्तिक दर्शन है, 3 नास्तिक दर्शन है। 6 आस्तिक दर्शन देखते हैं, एक उत्तर मीमांसा हो गया और एक पूर्व मीमांसा हो गया, वैशेषिक न्याय और ये सांख्य हो गया, और एक बचता है योग दर्शन बचता है। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि है। और एक चीज और पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन, जोड़ा मिलाया जाता है, कौन सा? एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा पूरक हैं, इनको एक साथ लिया जाता है। और न्याय और वैशेषिक ये पूरक हैं, और योग और सांख्य ये वैशेषिक, ये पूरक हैं। तो ये 6 आपको ध्यान देना है, योग, सांख्य, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और न्याय वैशेषिक। 6 दर्शन हो गए। बचे 3 दर्शन, कौन कौन से? चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। ये 3 दर्शन नास्तिक दर्शन कहलाते हैं, ठीक है। और चारवाक दर्शन तो घोर भौतिकवादी दर्शन है। और आस्तिक नास्तिक का मतलब, नास्तिक का मतलब जो वेदों में विश्वास ना करे, भगवान वाला नहीं सिस्टम यहाँ, जो वेदों में ना विश्वास करे वो नास्तिक दर्शन कहलाता है। चारवाक दर्शन तो घोर भौतिक है ही। चारवाक दर्शन कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। मतलब जब तक जियो सुख से जियो, चैन से जियो, ऋण लेकर घी पियो, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। एक बार देह नष्ट होने के बाद पुनः कहाँ आती है? तो जब तक जियो सुख से जियो। ऐसा नहीं है, वर्तमान समय में ऐसा नहीं, समाज सारी चीजें देख के चलती हैं, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत, ये भी हमारे दर्शन में कहा गया है, ठीक। अति की वर्जना हर जगह होती है। 58 देखते हैं, वैदिक साहित्य में उल्लिखित विदुषी स्त्रियों में से कौन ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी? तो लोपामुद्रा थी, ठीक। 59 निम्नलिखित धार्मिक साहित्यों में से किसमें 1 लाख श्लोक होने के कारण शत सहस्त्र संहिता कहा जाता है? महाभारत को कहा जाता है, ठीक है। 60वां क्वेश्चन देखते हैं, शेर शाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? इसने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया, सही बात है। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा प्रारंभ की, ये भी सही बात है। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे, ये भी सही बात है। तो सभी कथन इसके सत्य हो जाएंगे। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक रचना लिखी है पद्मावत। पद्मावत में इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावत के बारे में संबंधों का जिक्र किया है। और अलाउद्दीन खिलजी कब था? 1296, मतलब 1300 के आसपास था, ठीक है। और मलिक मोहम्मद जायसी कब आते हैं? शेरशाह सूरी के शासनकाल में, मतलब 1550 के आसपास आते हैं, ठीक है। तो 200-250 साल का गैप यहाँ पर नजर आता है हम लोगों को, ठीक है। 61वां क्वेश्चन है, कथन कारण वाला है, शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था किसी भी प्रकार की कैबिनेट के समतुल्य नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कैबिनेट का मतलब ही होता है मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल लोकतंत्र व्यवस्था की देन है। और मंत्रिमंडल का मतलब मंत्रिमंडल के विचारों को मानना राजा का कर्तव्य होगा, है कि नहीं। लेकिन राजशाही व्यवस्था थी, तो ये सचिव की भांति कार्य करते थे। 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे, क्योंकि सचिव की सलाह परामर्शकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, यहां से रिलेट कर लेंगे। 62वां है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में की गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने 20 प्रकार के करों को समाप्त करके 4 प्रकार के करों को केवल लगाया था। कौन कौन से? जजिया, जकात, खराज, खुम्स। इसने नहरों की भी निर्माण करवाया था, सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों का निर्माण कराया। इसने दीवाने बंदगान की व्यवस्था की, दीवाने बंदगान स्थापित किया। दीवाने बंदगान मतलब जो बंदी होते थे, दास होते थे, उनके अधिकारों की बात करता, उनके सुरक्षा व्यवस्था की बात करता था। इसने दारुल शफा की स्थापना की, दारुल शफा मतलब अस्पतालों की व्यवस्था की। इसने दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की, जिसमें विधवाओं को, विधवाओं को, महिलाओं को, अनाथ बच्चियों को देख रेख की जाती थी उसमें, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान देना। तो लोक निर्माण विभाग फिरोज शाह तुगलक है, ठीक। थर्ड है, मराठों के साथ होने वाले निम्नलिखित में से किस एक संधि को वॉरेन हेस्टिंग्स ने कागज का एक टुकड़ा मात्र कहा? पुरंदर की संधि को कहा। दोस्तों, पुरंदर की संधि कब हुई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 82 में। इसमें कितनी संधियां हुई थी? इसमें सूरत की संधि हुई, पुरंदर की संधि हुई, बड़गांव की संधि हुई और सालबाई की संधि हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिया ये सब। सूरत की संधि हुई 1775 में, पुरंदर की संधि हुई 1776 में, बड़गांव की संधि हुई 1778 में, सालबाई की संधि 1782 में। इसी संधि के बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था।
और इसी पुरंदर की संधि को वो कागज का एक टुकड़ा कहा गया था। और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1805 में। बसीन की संधि होती है, देवगांव की संधि होती है, सुरजी अर्जन की संधि होती है और राजपुताना घाट की संधि होती है। ठीक है, बसीन की संधि 1802 में होती है, ये युद्ध के पहले होती है। ठीक है, और देवगांव की संधि 1803 में होती है। ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। और उसके बाद आ जाता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1818 के बीच में। इसमें कौन सी संधियां होती हैं? इसमें किरकी की संधि होती है, किरकी कोरेगांव की संधि होती है, किरकी कोरेगांव और अष्टी की संधि होती है। ठीक है, ये सब चीजें नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं 64। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। पिछली क्लास में हमने पॉलिटी का जब सेशन लिया था, जब इसमें राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तो इसमें ये बताए थे। ठीक है, 65वां है, लोकसभा में सीटों का आवंटन तथा राज्य के युग्मों का कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिछले क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे। उत्तर प्रदेश में 80 सही है, केरल में 20 सही है, पंजाब में 15 नहीं होता, पंजाब में 13 होता है, और गुजरात में 26। और पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? महाराष्ट्र में 48 थी, तमिलनाडु में 39 थी, राजस्थान में 25 थी। ये ध्यान देना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उप प्रधानमंत्री रहे? चौधरी देवीलाल रहे, वल्लभ भाई पटेल पहले ही रहे, लाल कृष्ण अडवाणी, जगजीवन राम रहे, तो सभी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, में राजनीतिक दल तथा उनकी स्थापना का क्रम बताना है। डीएमके 19 अच्छा कौन सा सही क्रम है ये बताना है। ठीक है, तो डीएमके 1964 में नहीं हुआ था, 1949 में हुआ था। एनसीपी 1990 में नहीं हुआ था, एनसीपी 1999 में हुआ था, मतलब एक 49 एक 99 हो गया। सीपीआई 1920 में हुआ था, ये सही हो जाएगा, और बीजेपी 1980 में हुई थी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, 68 है, कथन कारण वाला है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति राष्ट्रपति को नहीं है, संसद को है। ठीक है, संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, सही है, तो ए गलत है और आर सही हो जाएगा। ठीक, 69 अस्थायी संकरणकालीन और विशेष प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो 21वें भाग में। बहुत इंपॉर्टेंट, अस्थायी प्रावधान। अनुच्छेद 370 नहीं है, जम्मू कश्मीर के संबंध अस्थायी प्रावधान था, तभी तो इसको निश्चित कर दिया गया है कि नहीं, तो ये ध्यान देना है। और 370 भाग 21 में ही है, तो यहां से रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक, और भाग 14 में क्या है? लोक सेवा आयोग है। और भाग 14 का में क्या था? अधिकरण था। भाग 17 में क्या है? राजभाषा है। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है। ठीक, 17वां आता है, भारत संविधान के अनुच्छेद 365 क्या उपबंधित करता है? वह है आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य, अनुच्छेद 355 में है, तो ये तो नहीं है। ठीक है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में, ये 356 में है, तो ये भी नहीं है। संघ द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनके प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, ये है अनुच्छेद 365 में। और आपातकाल के दौरान भाग 3 के प्रदत्त अधिकारों का निलंबन, ये अनुच्छेद 359 में है। ठीक है, ये ध्यान देना है। 355 में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र का दायित्व होगा। ठीक है, और ये जो दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगता है ना अनुच्छेद 356 के तहत, ये कब लगता है? जब इसी का 365 के तहत जब राज्यपाल ये पुष्टि कर देते हैं कि राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो मतलब वहां पर संवैधानिक तंत्र की विफलता है, तब अनुच्छेद 356 प्रभावी होता है। ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, ऐसे पढ़ा करिए। 71वां है, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्र कानून एवं राज्य कानून से संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होता है, ये तो पढ़े ही हैं। और कौन कौन से ऐसे प्रावधान है जब राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाता है? तो अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के किसी विषय पर यदि राज्यसभा को लगता है कि केंद्र को कानून बनाना अनिवार्य है राष्ट्रीय हित में, तो वो 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके राज्य संसद को यह अधिकार दे सकती है। अनुच्छेद 250 में क्या है? 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। अनुच्छेद 252 के तहत क्या है? जब 2 या 2 से अधिक राज्य मिल करके राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्र को कानून बनाने का संकल्प देते हैं, तो केंद्र उन राज्यों के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 72वां आ जाता है, निम्न कथनों पर विचार करना है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास नहीं है, राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, पहला गलत हो गया। विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 सप्ताह
के अंदर दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। 6 माह है तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो सत्य कौन सा है? दोनों नहीं सत्य हैं। ठीक, 73वां है, यदि किसी मामले में एक उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिए निम्न न्यायालयों को कौन सा लेख जारी किया जाता है? तो प्रतिषेध जारी किया जाता है। प्रतिषेध का मतलब ये होता है प्रोहिबिशन, रोकना। मतलब यदि कोई निम्न न्यायालय, यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने कार्य क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके दूसरे कार्य क्षेत्राधिकार के मामले को देखता है तो उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिषेध रिट जारी किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। 74वां कथन कारण वाला आ जाता है, भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। सही स्टेटमेंट लिखा है क्योंकि भारत में संविधान की प्रस्तावना यह उद्घोषित करती है कि भारत एक संप्रभु राज्य होगा। क्योंकि भारत की प्रस्तावना खुद कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में राज्य की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम 2006 संवत को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो हमारी प्रस्तावना हमको संप्रभु बना रही है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। क्योंकि भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। सही है, और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, 75वां है, निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक? अनुच्छेद 22 के तहत 90 दिनों तक गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक, 73वां है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का विनिश्चय केवल और केवल उच्चतम न्यायालय करता है। ये भी क्वेश्चन हम पॉलिटी के सेक्शन में करा चुके हैं। 77वां है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक कर दिया गया? तो 89 संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 78 आ जाता है, मिलान करना है सूची 1 सूची 2 को। वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों किसमें है? बजट, मतलब बजट है कि नहीं, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण का ही 112 में उल्लेख किया गया, बजट का नहीं। तो पहले का दूसरा हो जाएगा। अनुपूरक अनुदान 115 हो जाएगा तो दूसरे का 4 हो जाएगा। विनियोग विधेयक 114 में है तो तीसरा हो जाएगा, और धन विधेयक 110 में है तो 2 4 3 1 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, 79 है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो पहले आ जाएंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद आ जाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर आ जाते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष, फिर आ जाते हैं भारत के राज्य के उपसभापति आ जाते हैं। तो 2 3 1 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। 80 है, 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती थी। मतलब आज 18 वर्ष है, इसको 18 वर्ष कब किया गया? 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और कह रहा है कि इसके पहले कितनी थी? तो पहले 21 थी। और दोस्तों इस संविधान संशोधन के माध्यम से जब सदस्य संख्या जब 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया तो उस समय देखते हैं जो निर्वाचन आयोग है उसको एक सदस्यीय से बना करके बहुसदस्यीय बना दिया जाता है। मतलब 3 सदस्य कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि मतदाताओं की संख्या बढ़ जाती है कि नहीं। पहले 21 वर्ष थे मतदाता, अब 18 वर्ष के हो गए तो मतदाताओं की संख्या बढ़ गई तो कार्यभार बढ़ गया। तो कार्यभार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निर्वाचन आयोग को भी बहुसदस्यीय बना दिया जाता है। 81वां है, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की किस शक्ति के अनुसार किसी दंड विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है? प्रतिलंबन के आधार पर। पूरा बताए हैं, कल ही बताए हैं राष्ट्रपति वाले चैप्टर में। ठीक है, क्षमा, दान, लघुकरण, परिहार, विराम, निलंबन। तो निलंबन यही प्रतिलंबन है। ठीक दोस्तों, 82 आता है, नीति आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। यह एक संवैधानिक संस्था है। गलत बात है, संविधानेतर संस्था है। सांविधिक संस्था भी नहीं है, संविधानेतर संस्था है। सत्य कौन सा हो जाएगा? ना तो 1 सत्य है ना तो 2 सत्य है। ठीक, 83 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कौन से नीति निदेशक तत्व जोड़े गए? तो दोस्तों समान आचार संहिता तो अनुच्छेद 44 में है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो एक जहां नहीं हो काट दो, है नहीं, तो 2 3 और 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जब हम लोग डीपीएसपी का सेशन पढ़ रहे थे तो उसमें बताए थे कुल नीति निदेशक तत्वों में 4 बार संविधान संशोधन हुआ है और 42वें संविधान संशोधन में भी 4 चीजें जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन में कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई हैं? जैसे अनुच्छेद 39 का एफ का मतलब होता है बच्चों की शोषण से रक्षा करना, ये हो गया, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की रक्षा करना। एफ का मतलब क्या होता है? फक का मतलब होता है शोषण, बकवास होता है। ठीक है, तो 39 एफ हो गया। दूसरा है 39 कैपिटल ए में क्या आ जाता है? समान नागरिकों को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये आ जाता है। उसके बाद 39 में 4 जोड़ देते हैं, क्या आ जाता है? 43 ए आ जाता है। ठीक है, 43 में ए में क्या है?
उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी करना, ठीक है, पढ़े ही हैं हम लोग, ओ मजदूर तू सब चीजों का करता, तू ही सब चीजों से दूर, और इसी दूरी को मिटाने के लिए 43 ए जोड़ा गया। अब इसमें 4 जोड़े, अब इसमें 5 जोड़ना है, तो 48 ए हो जाएगा। 48 ए भी एक जोड़ा गया था, इसमें क्या था, वन एवं पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई थी, ठीक है। ये दोस्तों हो गया 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 38 का दूसरा जोड़ा गया, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानताओं को कम करना। उसके बाद आ जाता है 86वां संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन में 45 अनुच्छेद में 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षण और पोषण की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद आ जाता है 97वां संविधान संशोधन। 97वें संविधान संशोधन में 43 बी जोड़ा गया। 43 बी में क्या था, सहकारी समितियों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पढ़ाई होती है। ठीक, 84वां है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उनके फसलों के युग्मों का कौन सा सही सुमेलित है। सोयाबीन का राइजोबियम जैपेनिकम है, ये सही है। जली फर्न एनाबिना एजोली, ये भी सही है। लुसर्न का मेलिलोती होता है, ये भी सही है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 85 है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। जाइलम जा से जाइलम, जा से जड़, जा से जल, तो जाइलम जल का परिवहन करता है। ठीक है, तो पहले का दूसरा हो जाएगा। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब। और फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम का मतलब फा से फ्लोएम, फा से फल। ठीक है, तो भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, फूड का परिवहन करता है। ठीक है, ये जाएगा। मूल रोम जल का अवशोषण करता है, ये ध्यान देना है। और रंध्र, जो पत्तियों में रंध्र होते हैं उसमें से वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 है विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है। तो विकिरण के लिए ना तो ठोस, द्रव, गैस किसी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ठोस में ऊष्मा के संचलन के लिए चालन विधि हो जाती है, और द्रव और गैस के लिए संवहन विधि। और जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी जो गर्म हो रही है सूर्य के प्रकाश से, विकिरण के माध्यम से गर्म हो रही है। विकिरण के माध्यम में किसी विकिरण से किसी चीज को ऊष्मा प्राप्त करने में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारा वायुमंडल गर्म हो रहा है ना, वो संवहन की क्रिया के माध्यम से गर्म हो रहा है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है और इसमें अंतर है। ठीक, 87 निम्नलिखित में से कौन सा है, कथनों पर विचार करना है। दाब एक अदिश राशि है, सही है ये। दाब की इकाई डाइन नहीं होती है, पास्कल होती है। ठीक है, दाब की क्या होती है, पास्कल, तो केवल एक सही हो जाएगा। ठीक, 88 है कथन कारण वाला है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं हो सकते हैं, सही बात है, क्योंकि अंतरिक्ष में कम गुरुत्व बल होता है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 89 में मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप, पीड़ा और स्पर्श का बोध कराता है। तो ताप, टी से टेम्परेचर, टी से थैलेमस होता है। ठीक है, और सेरिबेलम क्या होता है, बेलम बैलेंस। ठीक है, ये शरीर के बैलेंसिंग को नियंत्रित करता है। सेरिब्रम, ब्रह्म है बुद्धि। ठीक है, ब्रह्म बुद्धि, तो ये हमारी जो संवेगिक क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाथ से हाइपो, हाथ से हार्मोन्स के श्रावण को ये देखता है। ठीक, 90 हो जाएगा निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में से किस एक में शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं होती। तो थैलीसीमिया में नहीं होती हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता। 91 है एबी रक्त वर्ग के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, क्योंकि इनमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, ए और बी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। 92 है उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसारित करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 93 है कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। कवक अपना भोजन मृत और अपघटित जैव पदार्थ से प्राप्त करते हैं, सही है। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो केवल एक इसका सही हो जाएगा। ठीक, 94 एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है, पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं। माता एवं पिता की आयु का योग 135 वर्ष है, तो बेटी की आयु क्या है, 5 4 9 15 9 135। तो बेटी की उम्र मतलब 15 चौके 60 माता हो गई, 75 पिता हो गए, तो बेटी की उम्र 15 वर्ष। अधिकतरी बेटी 15 साल की, मतलब 60 साल में जो है इनके लड़का हुआ था, जब पिताजी इनके 60 साल के थे, कि नहीं, ये तो मजाक कर रहे हैं भाई, हैं? ठीक, अब देखते हैं रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, तो मान लेते हैं ये पवन है, ये रतन है, तो रतन जो है पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में हो गया। यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो यहां 40 मीटर क्या हो गया, ललन हो गया। तो ललन रतन से किस दिशा में, ललन रतन से पूरब दिशा में है। ठीक है, ये हो जाएगा। 96 है दोस्तों, यदि किसी निश्चित
ये कोड वर्ड है, इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 97 है, एक्स में क्या है, एक्स की जगह पर क्या आएगा, तो 17 सत्ते 119 और 7 तियां 21, ठीक है। 23 अट्ठे 124 184 और 8 त्रिक 24, मतलब 3 का गुणा हो रहा है, तो 3 यहां भी गुणा होगा, मतलब यहां पर 3 में किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, तो 6 का 174 से भाग देंगे तो 6 नवैया 54, लास्ट में 9 आना चाहिए, 29 सही हो जाएगा इसका, ठीक। 98 आ जाता है, यदि ए भाई है बी का, ए भाई है बी का, ठीक, सी पिता है ए का, तो सी दोनों का पिता हो जाएगा, है कि नहीं, कि एक एक पिता होगा, ऐसा तो है नहीं, सी दोनों का पिता हो गया। डी भाई है ई का, तो डी जो है भाई है ई का, ठीक, ये हो गया। ई पुत्री है बी की, ये ई जो है ये पुत्री है, तो ई क्या है, ई पुत्री है बी की, ठीक है, तो डी भाई है, तो क्या कह रहा है, डी का चाचा कौन है, डी का चाचा, चाचा तो वैसे ए होना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ कंफर्म नहीं है, बी का जेंडर कंफर्म नहीं है, बी यदि भाई हुआ, बी लड़का हुआ तो चाचा हो जाएगा, लेकिन बी यदि लड़की हुई तो ए मामा हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 99 उसे चुनिए जो 3 से भिन्न है, तो जोड़ एक क्रिया है, गुणन भी क्रिया है, घटाव भी क्रिया, भिन्न कोई क्रिया नहीं है, तो भिन्न इसका आंसर हो जाएगा। 100वां है, 5 घड़ियां क्रमशः 3 4 5 6 7 सेकंड के अंतराल पर बजती है, यदि किसी समय एक साथ बजने में कितनी देर बाद फिर से एक साथ बजेंगी, तो 3 4 का एलसीएम 12, 12 5 का एलसीएम 60, 60 6 का एलसीएम 60 और 60 और 7 का एलसीएम 420 हो जाएगा, तो 420 सेकंड में बजेगी, तो कितना मिनट हो गया, 60 से डिवाइड कर देंगे, 7 मिनट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। 101वां देखते हैं, यदि 18 फरवरी को 1997 का मंगलवार था, तो 18 फरवरी 2000 को, मतलब ये लीप ईयर नहीं है, फरवरी के बाद होता तो लीप ईयर हो जाता, हालांकि ये 2000 लीप वर्ष है, लेकिन ये 18 फरवरी के पहले पूछा, मतलब लीप वर्ष की मेथड लागू नहीं होगा, तो 97 के बाद 2000 में कितने साल आए, 98 99 और 2000, तो कितना एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा, तो 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, मंगल के बाद बुध शुक्र, बुध बृहस्पति शुक्र हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर शुक्र हो गया, ठीक है। 3 से विभाज्य संख्याओं को छोड़कर 1 से 99 की संख्याओं तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा, तो दोस्तों अभी पिछले क्लास में पढ़े थे 1 से 100 तक जो संख्याएं होती हैं उसमें सभी संख्याएं 20 बार आती हैं, लेकिन एक 21 बार आता है, क्योंकि एक 100 में भी एक बार आ गया, ठीक है, तो 3 कितनी बार टोटल आएगा, 3 भी 20 बार आएगा, टोटल 20 बार, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि कितनी गिनती ऐसी है जिनमें 3 से विभाज्य संख्याओं को छोड़कर कितने संख्याएं आएंगी, तो 3 से विभाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 15, 25 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 45 हो जाएगा, 51, 52 नहीं, 53, 54 हो जाएगा, 55 नहीं होगा, 56 57 हो जाएगा, 58 नहीं होगा, 59 नहीं होगा, 60 65 नहीं होगा, 75 हो जाएगा, 85 नहीं होगा, 95 नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 20 में से 6 घटा देंगे, 14 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 103वां है, एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, 50% अंग्रेजी में फेल हुए, 21% दोनों विषयों में फेल हुए, ज्ञात कीजिए कितने % विद्यार्थी पास हुए, हिंदी में पास हुए, ठीक है। तो 40% हिंदी में फेल हुए, तो 100 घटा देंगे, तो 40 में से 60% हिंदी में पास हो जाते हैं, ठीक है। ये दूसरी विधि भी है इसकी, आप लोग अपना लगा लीजिएगा जैसे लगाते हैं। यदि 104वां है, यदि किसी XYZ एक काम को 12 15 18 दिनों में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 12 15 18 का एलसीएम दोस्तों 180 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 12 15 15 बरहिया में 180, 18 धामा 180, 15 12 27 10 37 को 180 से भाग देंगे तो 7 25 35, 5 3 15 नहीं ज्यादा, 7 चौक 28, बचा 2, 4 और 2 कहीं मिल रहा है, ये 4 और 2 मिल गया, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। 105वां देखते हैं, लुप्त संख्या बताना है, ये 24 में उसका आधा जोड़ेंगे 36, 36 में उसका आधा जोड़ेंगे 54 हो जाएगा, ठीक है। 106 है, यदि किसी संख्या का 35% उसके 50% से 12 कम है, तो 12 घटा देंगे तो इसका आंसर दोस्तों 80 आ जाएगा, ठीक, मतलब ऐसे करेंगे 80 इसका आंसर आ जाएगा। 107वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक लोकगीत का संबंध भगवान श्री कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से है, तो रसिया से संबंधित है। कजरी दोस्तों मिर्जापुर का है और बिरहा दोस्तों बुंदेलखंड का है, चैता जो है प्रेम गीत को संबोधित करता है, ठीक। 108वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर वाराणसी में स्थित नहीं है, वाराणसी में भारत माता मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, महापरिनिर्वाण मंदिर नहीं है, महापरिनिर्वाण मंदिर दोस्तों कुशीनगर में है, ठीक है, ये ध्यान दे लेंगे। संकट मोचन मंदिर भी है। 109वां है, कथन और कारण वाला है, मैंग्रोव वन प्राकृतिक रक्षक कहलाते हैं, सही बात है, क्योंकि मैंग्रोव वन समुद्री तूफानों की प्रभाविता को कम कर तटीय सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो व्याख्या भी कर रहा है इसकी, ठीक है, सही हो जाएगा।
110वां है, निम्नलिखित में से किस एक पर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो लाइकिन पर पड़ता है। लाइकिन, जहां लाइकिन होते ही वायु प्रदूषण के सूचकांक, ठीक। 111 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ कर दी गई थी? तो 1921 में कर दी गई थी। तो इसका 1925 दिया है, ठीक है। 25 इसका आंसर आप मान लेंगे, ठीक। आप लोग देख भी लीजिएगा, 1921 मिलेगा जहां तक। 112वां है, चंबल नदी यमुना से इटावा के पास मिलती है। सही बात है। शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। ये भी सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ये पीलीभीत का क्षेत्र है। पीलीभीत ये है नेपाल, इधर इधर पीलीभीत आ जाता है। ये काली नदी, इसी को शारदा नदी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सीमा बना ही रही है, ठीक। अब ये आ जाता है दोस्तों, ये है चंबल नदी। चंबल नदी देखिए, चंबल नदी यहाँ पर इटावा में मिल रही है। किससे? इटावा में ये यमुना नदी से मिल जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 113वां है, अधेश्वर, दूधसागर, चंपा उत्तर प्रदेश की में उगाई जाने वाली किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? केले की प्रमुख प्रजाति है, ठीक। 114वां है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उर्वरक कारखाना आंवला में है दोस्तों, सही है। तेल शोधक कारखाना मथुरा में है, सही है। मथुरा से गाड़ी जाती है बरौनी, ठीक, ये है। डीप मीट फिश प्लांट अलीगढ़ में नहीं है, फिरोजाबाद में है, ठीक है। कहाँ है? फिरोजाबाद, जहां पर चूड़ियां फेमस हैं, ठीक। परमाणु शक्ति के नरौरा के बुलंदशहर में स्थित है। तो कौन सा नहीं है? सी वाला इसका नहीं है, ठीक। 115वां है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नहर प्रयागराज जिले में सिंचाई का प्रमुख साधन है? तो बेलन नहर है, ठीक है। केन नहर दोस्तों कहाँ है? बांदा में है, ठीक है। नगवा बांध दोस्तों कहाँ है? नगवा बांध है मिर्जापुर में, ठीक। नगवा बांध मिर्जापुर में है, ठीक है। मिर्जापुर और सोनभद्र में भी है। और सप्रहार नहर दोस्तों हमीरपुर में है, ये ध्यान देना है। केन बांदा में है, बेलन नहर प्रयागराज में है, ठीक है। 116वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सोनभद्र आ जाता है दोस्तों, ठीक। ये है उत्तर प्रदेश का मैप, इसको देख लेते हैं थोड़ा। ये है दोस्तों लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी पहले नंबर पे आता है। ये है सोनभद्र। सोनभद्र दूसरे नंबर पे आ जाता है, ठीक है। और ये देखिए, ये हरदोई है। हरदोई तीसरे पर आता है, सीतापुर चौथे पे आता है। तो यहाँ देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। यहीं पर आप सोनभद्र को जोड़ दीजिएगा, मतलब यहीं पर सभी बड़े बड़े क्षेत्रफल वाले जिले स्थित हैं। लखीमपुर, इधर जो है हरदोई, फिर उधर सीतापुर, फिर इधर आ जाता है दूसरे नंबर पे सोनभद्र है, ठीक है। 117वां है, बताना है, मिलान करना है जिला और ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। बलिया बिंदी काम होता है बलिया में, ठीक है। तो बलिया में बिंदी हो गया। आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी होता है। तो पहले का दूसरा, उसके बाद एक आ जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अमरोहा में माँ आ रहा है, तो म्यूजिक वाद्य यंत्र होता है यहाँ पर, ठीक है। और बरेली में जरी का काम होता है, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गहन पारिस्थितिकी आर्निजेनेस है, ये सही है। तंत्र पारिस्थितिकी, तंत्र टांसले, ये भी सही है, तंत्र टांसले। पारिस्थितिकी के टेलर नहीं, पारिस्थितिकी के अर्नेस्ट हैकल हैं दोस्तों, ठीक है, ये हो जाएगा। और पारिस्थितिकी निश्चय के ग्रीनल हैं, ये सही है। और गलत पूछा है तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 119, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? वेक्टर कहलाते हैं, ठीक। 120वां है, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों यहां से हम कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि शहीद अशफाक उल्लाह खान को जो फांसी दी गई थी काकोरी कांड के बाद 1924 में, जो एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो ये सदस्य लोग थे, इन्होंने जो काकोरी कांड में काकोरी ट्रेन को लूटा था, 8 डाउन ट्रेन को लूटा था, उसके संबंध में इन लोगों को फांसी दी गई थी। और शहीद अशफाक उल्लाह खान को फांसी कहाँ दी गई थी? फैजाबाद के जेल में दी गई थी। लेकिन इनके नाम से जो प्राणी उद्यान कहाँ है? गोरखपुर में, यह ध्यान दीजिएगा। इनके साथ 3 लोग और थे, ठीक है। कौन कौन से? रोशन सिंह। रोशन सिंह को फांसी कहाँ दी गई थी? इलाहाबाद में। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी, ठीक है, ये ध्यान देना है। 121वां है, जून 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा थारू जनजाति संग्रहालय बलरामपुर में बनाया गया था। और थारू कहाँ पाई जाती है? थारू तराई क्षेत्र होता है, ठीक है। और ता से थारू, ता से तराई, तराई ये पूरा क्षेत्र हो गया। यहाँ पर थारू जनजाति पाई जाती है, ठीक है। और ये थारू जनजाति है, ये बलरामपुर है। यहीं पर थारू जनजाति से संबंधित संग्रहालय बनाया गया है, ठीक। 122वां है, जून 2023 में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को उस देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल मिला था? नाइल नदी कहाँ है? मिस्र में है। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, नाइल कहाँ है, मतलब नील नदी है, ठीक है, ये हो जाएगा। 123वां है, जून 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 122 में भारत का स्थान 126वां। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले सेशन में, पिछले प्रैक्टिस सेट में मिला था 127वां क्वेश्चन था इसका, और 126वां स्थान था। हमने बताया भी था, देखो 127वां 126वां आंसर है इसका, है कि नहीं? तो इसमें ध्यान देना। और आइसलैंड क्या है? आइसलैंड को इसमें पहला स्थान मिला है, ठीक।
जून 2023 में किस यूरोपीय देश की संसद ने समलैंगिकता को वैध बनाने वाला कानून बनाया? तो एस्टोनिया ने बनाया। एस्टोनिया कहाँ है? बाल्टिक कंट्री है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया कहाँ है? क्या है? बाल्टिक देश है। बाल्टिक सी है, तो बाल्टिक सी के पूरब में एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया आ जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। 125वां है, जून 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपहार करने की घोषणा की गई? वियतनाम को की गई। ठीक है। 126 से विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट द्वारा जारी की गई है। इस सूची में भारत का स्थान 127वां, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, याद भी हो गया। देखिए 127वां में शांति वाला है, 127वां में जेंडर गैप है, कितनी आसानी से याद हो गया है कि नहीं? 126 27। 127वां क्वेश्चन है, पेट्री ओरपे ने जून 2023 में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो फिनलैंड के। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी फिनलैंड चर्चा में रहा था, नाटो का 31वां सदस्य बना था। अब देखिए कितने देश आ गए। आइसलैंड शांति सूचकांक में पहले स्थान पर, उसके बाद आता है आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। फिनलैंड आ गया, पेट्री ओरपे प्रधानमंत्री बने हैं और फिनलैंड 31वां सदस्य बना। फिर उसके बाद मैप में आ जाता है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया समलैंगिकता को वैध करने वाला देश बना है कि नहीं? ऐसे मैप जब आप देखेंगे तो मैप देखने से चीजें ऑटोमेटिक दिमाग में बस जाती हैं। ठीक, ये होता है मैप देखने का फायदा। ये नहीं कि केवल ज्योग्राफी पढ़िए तभी मैप देखिए, 1-2 महीने मैपिंग नहीं तैयार होती। कोई भी स्थल मिले, कोई भी चीज मिले जो मैप में है, उसको जरूर मैप में देखिए, और पढ़ा करिए तो मैप के साथ पढ़ा करिए। ठीक है। 128वां, जून 2023 में निम्नलिखित में से कौन एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला भारत की पहली तलवारबाजी बनी? भवानी देवी। दोस्तों आरो तैयारी कर रहे हैं, हिंदी में भवानी किसका पर्यायवाची होता है? दुर्गा जी का पर्यायवाची होता है। और दुर्गा जी के हाथ में तलवार होती है राक्षसों का संहार करने के लिए। कितनी आसानी से याद हो गया, दिमाग लगाना पड़ा? कहीं नहीं, जब आप कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो रिलेशन ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक। 129 जून 2023 में नए वैश्विक वित्त समझौते हेतु शिखर सम्मेलन का आयोजन पेरिस में किया गया था, और इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? निर्मला सीतारमण ने किया था, वित्त मंत्री भारत की। 123वां है, जून 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और वीएस नायपाल को दोस्तों 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है। और अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। दोस्तों नोबेल पुरस्कार का वीडियो बनाए हैं, उसमें पूरा नोबेल पुरस्कार का बैकग्राउंड, इतिहास और किसको किसको वर्तमान में मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट वॉच है, उसको जरूर देखिएगा। यूट्यूब में उससे अच्छी नोबेल पुरस्कार की वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। कितना भी बढ़िया कोचिंग में पढ़ लीजिए, कितना भी बढ़िया मेमो से पढ़ लीजिए, तो उससे अच्छा, उससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। 131वां है, जून 2023 में अटलांटिक महासागर में लापता किस पनडुब्बी में विस्फोट के कारण 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई? तो टाइटन पनडुब्बी एक बार पहले डूबी थी, फिर टाइटन पनडुब्बी को डुबो दिए ये लोग, है कि नहीं? 132वां है, 21 जून 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुख्य विषय वस्तु की क्या थी? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम थी। अभी जो G20 सम्मेलन हुआ था उसमें भी वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई थी, उसमें भी वसुधैव कुटुंबकम उसकी थीम थी। ठीक है, G20 में। और वसुधैव कुटुंबकम हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में संदर्भित है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब अंतर्राष्ट्रीय संधियां। और दोस्तों जो योगा है उसको 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी, और 2016 में इसको अमूर्त विरासत स्थल में शामिल किया गया। अब जब इतनी चीजें आप पढ़ लेंगे, अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको वसुधैव कुटुंबकम मिला तो कहीं ना कहीं ध्यान आ ही जाएगा, वसुधैव कुटुंबकम तो कहीं पढ़े थे, यही हो सकता है आंसर। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाई होती है। ठीक। 133वां, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में पुनः शामिल होने का निर्णय? तो बाहर गया था अमेरिका, और अमेरिका पुनः शामिल होने की बात करने लगा, है कि नहीं? 134 है, जून 2023 में इंटर सोलर यूरोप 2023 में प्रदर्शनी का आयोजन म्यूनिख जर्मनी में हुआ है। ठीक। 135 है, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस एक तूफान ने गुजरात के सौराष्ट्र एवं कच्छ क्षेत्र में भारी तबाही बाइपर जोय ने मनाई थी? हम लोग पढ़े थे करंट में, हम पढ़े थे, मतलब हमको याद आ रहा है ये। 136वां, जून 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति और संस्था को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार मिला था? तो गीता प्रेस को मिला था। अभी ये 2 लोगों को और मिला है। ठीक है। 137 है, केंद्र सरकार द्वारा जून 2023 में मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया? तो अजय लांबा। लांबा घूंघट काहे को डाला, ये वाला नहीं है, अजय लांबा है इसमें। ठीक है। और पिछली क्लास में पढ़ चुके थे एएम सप्रे किसके थे? अडानी हिंडनबर्ग वाला, है कि नहीं? अडानी हिंडनबर्ग के संबंध में जांच करने के लिए गठन किया गया था इनका। ठीक। 138 है, जून 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा ब्रह्मास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। यह क्या है? यह स्वदेश विकसित भारी टॉर्पीडो है। ठीक है।
139 है, जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच जीते। 140वां जाता है, जून 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी अटलांटिक घोषणा की गई? तो यूएसए और यूके के बीच की गई। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 140 क्वेश्चन फुल डिटेलिंग के साथ चारों खाने चित्त मतलब चारों ऑप्शन को ध्यान में रख करके तैयारी पूरा कवर कर लिया है। और दोस्तों बहुत ही न्यूनतम समय में इसको कवर किया, पूरी फुल मैपिंग के साथ कवर किया है, फुल ट्रिक के भी साथ। फुल ट्रिक क्या कहते हैं उसको? फुल तरीके के साथ भी हमने कवर किया, जो कि उम्मीद है आप लोगों को एक बार में याद हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन काफी पसंद आया होगा। दोस्तों हिंदी का भी और जीएस का भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम पूरा प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग लाएंगे जीएस वर्ल्ड का प्रैक्टिस सेट जब ध्येय आईएएस का कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी भी प्रकार का रिक्वायरमेंट हो, कमेंट हो, फीडबैक हो या कमी नजर आती हो कमेंट सेक्शन में खुल के बताइएगा, उस पर पूरा काम किया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।